हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। हम यहाँ पर जवाहर नवोदय एग्ज़ाम 2023-24 के लिए आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपका फैक्टर एंड मल्टीपल के बेसिक कंप्लीट किए थे और उसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्लास 6th के एडमिशन के लिए आपका जो सिलेबस है नवोदय एग्जाम का, उसमें फैक्टर एंड मल्टीपल के बहुत ही बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन और कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका जेएनवी 2016 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या होगा। यहाँ पर 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात करना है और गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि गुणज क्या होते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि गुणज क्या होते हैं। 6 के गुणज की यदि बात की जाए, 6 के गुणज, तो 6 के गुणज होते हैं 6 की टेबल। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। इस प्रकार से यह मल्टीपल आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब आपको 6 का पहाड़ा यहाँ पर बोलना है और 6 के पहाड़े को ही हम 6 के गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या होगा। तो पहले हमें प्रथम 4 गुणज देखना है। तो यह आपका पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा, इनका योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे 6 धन 12 धन 18 धन 24 इस प्रकार से लिख सकते हैं और इन्हें हम ऐड कर देंगे तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 और 12 होते हैं 18 प्लस 18 प्लस 24। अब इन्हें ऐड कर देते हैं तो 18 और 18 हो गए आपके 36 प्लस 24। 36 और 24 को अगर ऐड करें तो हो जाता है 60। तो इस प्रकार से आपको आंसर में 60 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका फाइनली ये चौथा जो आंसर दिया है 60, यह आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टर ऑफ 30R। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 30 के फैक्टर क्या है, 30 के गुणनखंड क्या हैं। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड वे होते हैं जिनसे उस संख्या में भाग चला जाए। मान लीजिए यह हमारी संख्या दी गई है 30, तो हम यहाँ पर इसका आंसर बनाते हैं। हमारी जो संख्या है, हमारी जो नंबर है, वह नंबर क्या है 30 और इस 30 के हमें गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड से अर्थ है कि इस 30 के अंदर जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वे सभी डिवाइड होने वाले देने वाली संख्याएं हमारी इसके गुणनखंड कहलाएगी या फैक्टर कहलाएगी। तो 30 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, तो 1 हमारा सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट लें, चूंकि हमारे 30 सम संख्या है तो सम संख्या के अंदर 2 का भाग चला जाता है। उसके बाद 3 लेते हैं तो 3 का भाग भी 30 में चला जाएगा, 3 धाम 30 होता है। उसके बाद 4 का भाग 30 में नहीं जाता है, 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। उसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो 5 की टेबल में 30 आता है, 6 की टेबल में भी 30 आता है, 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, 8 की में भी नहीं आता है, 9 की में नहीं आता है। इसके बाद सीधे से 10 की टेबल में आ जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको सीधे से 15 की टेबल में 30 मिलेगा और 30 की टेबल में 30 मिलेगा। कुल मिलाकर हमारी जो संख्याएं हैं वे संख्याएं हमें प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 6 10 15 और 30। ये नंबर हमें प्राप्त होते हैं और यही नंबर 30 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर आंसर में देख पा रहे हैं कि आंसर नंबर 4 जो है आपका, इसके अंदर 1 2 3 5 6 10 15 और 30 दिया गया है, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर 2 3 5 को लें हम तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 भी है। यह आपका 2 रहा, यह 3 रहा और ये 5 भी रहा, लेकिन ये पूरे गुणनखंड नहीं है। अगर यदि आपसे सिर्फ पूछा जाए कि 2 3 5 क्या 30 के गुणनखंड है,
तो हम कह देंगे कि 2, 3, 5 30 के गुणनखंड है। लेकिन आपको यदि पूरे गुणनखंड लिखना है, संपूर्ण गुणनखंड लिखना है, तो संपूर्ण गुणनखंड में 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल और फैक्टर की समझ विकसित कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम फैक्टर ऑफ 120 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभी हमने जो पढ़ा वह सिर्फ गुणनखंड था, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड को ही हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर इन दोनों में मोटा फर्क होता है। प्राइम फैक्टर वह अभाज्य टुकड़ा होता है जिसका इस संख्या के अंदर भाग भी चला जाता है और उस टुकड़े को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को निकालने की एक प्रॉपर मेथड होती है, और वह मेथड हम देखते हैं क्या है। वह मेथड हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 120। 120 लिखने के बाद आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसे भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या वैसे 1 होती है, लेकिन 1 को हम जनरली भाग देंगे 120 में, तो 120 वापस से आ जाएगा। तो हम इसलिए आगे बढ़ते हैं और 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। जब आप 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा क्या इसमें 2 से भाग जाएगा। जी हाँ, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 120 आपकी सम संख्या है। 2 का भाग दिया तो 2 छंग 12 और 0 की 0। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 30 बार, फिर 2 से डिवाइड किया तो 15 बार, फिर यहाँ 15 आ चुका, और 15 एक सम संख्या नहीं है, तो सम संख्याओं में ही 2 का भाग जाता है। इसलिए अब हम ट्राई करेंगे 3 को। और 3 का रूल क्या होता है हम जानते हैं। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम से अर्थ है कि 3 से किन किन संख्याओं में भाग जाता है। तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, और संख्याओं को अंकों का योग करने के बाद यदि उसके अंदर 3 से भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ 5 और 1 6 है, मतलब यहाँ पर 3 से भाग चला जाएगा। ये एक छोटी सी संख्या है। जब इस पर बड़े सवाल बनते हैं, कई आपकी संख्या यदि 6 डिजिट 5 डिजिट 8 डिजिट में हो, तब वहाँ पर आपको इस मेथड का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पर 3 से भाग चला जाएगा, 3 से यह 5 बार और 5 से 1 बार। तो फाइनली आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 2 1 2 1 2 1 3 और 1 5, ये हमें प्राप्त होते हैं, और यही इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ये आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, और इंग्लिश में इसे प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। ये वर्ड आप बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि नवोदय एग्ज़ाम के अंदर, ज्ञानोदय एग्ज़ाम के अंदर, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर यदि आप प्राइम फैक्टर को नहीं समझते हैं तो आप एक क्वेश्चन मिस करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर का मीनिंग यही होता है कि अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ है 2 2 2 3 और 5, इनके और भी टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब आपको प्राप्त हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। हम देख पा रहे हैं क्या 5 के और टुकड़े कर सकते हैं? तो यहाँ पर 5 अब नॉन ब्रेकेबल है, 5 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को 2 टुकड़ों में नहीं लिखा जा सकता है। तो फाइनली यही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, और यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर इज 81। आपको यहाँ बताना है कि 81 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हमें 81 के गुणनखंड निकालना है, ना कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 81 के गुणनखंड निकालने के लिए हमारा सीधा सा तरीका है कि 81 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है, वे सभी संख्याएं हमारे 81 के गुणनखंड होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 81 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर आपके हैं, जिन भी नंबरों से 81 में डिवाइड हो जाता है वे सारे नंबर आपके गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम 81 को देखते हैं किन किन संख्याओं से भाग
दे सकते हैं। हम 1 का भाग दे सकते हैं, इसके अंदर दे सकते हैं। क्या आप 2 का भाग दे सकते हैं? चूँकि हमारी 81 सम संख्या नहीं है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 का भाग दे सकते हैं। हम जानते हैं कि 3 का भाग किन किन का अंदर चला जाता है। 3 का भाग उन सभी संख्याओं में चला जाता है जिन संख्याओं के अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पर 81 जो है आपका 8 और 1 9 बनता है, और 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए यहाँ 3 से भाग चला जाएगा। 4 से भाग नहीं जाएगा। यदि भाग 2 से नहीं गया है, इसका अर्थ 4 से भी नहीं जाएगा। इसका अर्थ है कि 2 की टेबल वाला कोई भी डिजिट से इसके अंदर या किसी भी नंबर से उसके अंदर भाग नहीं जाएगा। तो 2 से अगर नहीं गया है मतलब वह सम अंक नहीं है, ठीक है, तो फिर किसी भी सम से भाग नहीं जाएगा। तो आप 2 को छोड़ दीजिए, 3 आ गया हमारा, 4 छोड़ दीजिए, 5 का नियम ये कहता है भाग का कि लास्ट में आपको 0 और 5 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 6 2 की टेबल में आता है। उसके बाद 8 भी, 7 भी का भी नहीं जाएगा। 9 का भाग चला जाएगा क्योंकि 9 3 का भाग यदि चला गया तो 3 की टेबल में 9 आता है, उसका भाग चला जाएगा। यदि 9 का भाग चला गया है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब आपका 27 का भाग सीधा इसमें जाएगा, और 27 के बाद आपका सीधा 81 आ जाएगा। 81 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो कुल मिला के हमें कितने नंबर यहाँ पर मिलते हैं? हमें नंबरों की संख्या मिलती है 5 नंबर मिलते हैं जिनके भाग इसके अंदर चले जाएंगे। सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि कितनी संख्याओं का भाग 81 में चला जाएगा। तो हम उसे ही गणित की भाषा में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अब गुणनखंड को हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 81 गुणित 1, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह हो गया आपका 81। अब आप 81 को और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 81 को 27 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, और यह भी आपका 81 ही होता है। इसके बाद और क्या लिखा जा सकता है 81 को? हम 81 को लिख सकते हैं 81 बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 81, एकम 81 लिख दिया है। 9 से यदि इसे डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं 8 नंबर 81 9 गुणित 9। तो इस प्रकार से कई वेरिएशन में इसे लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 3 81 1 और 9 इतने तरीके से इसे भाग दिया जा सकता है, और इस प्रकार से गुणा के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो यह हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर कुल 5 कि 5 इसके गुणनखंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 144 का गुणनखंड नहीं है? हमें दिखाना है कि आपके पास जो ऑप्शन दिख रहे हैं वह ऑप्शन है 2 3 5 और 1। तो इनमें से कौन सी संख्या 144 का गुणनखंड नहीं है? इसका अर्थ यह है कि किस संख्या से 144 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब गुणनखंड नहीं है। इसका अर्थ है कि आप 2 देखिए, आप 3 देखिए, आप 5 देखिए और आप 1 देखिए, इसमें से किस संख्या से आप 144 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या 2 से 144 डिवाइड हो जाता है? तो हम लिख सकते हैं कि 2 से 144 डिवाइड हो जाता है। क्या 3 से 144 डिवाइड हो जाता है? तो 4 और 4 8 और 1 9, कुल मिलाकर 144 के अंकों का योग होता है 9, तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 5। क्या 5 से 144 डिवाइड हो पाएगा? तो हम जानते हैं कि 5 से डिवाइड होने के लिए या 5 से किसी संख्या में भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या के अंत में 0 और 5 होना जरूरी है। तो क्या इसके लास्ट में 0 और 5 है? तो नहीं है। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 वह संख्या है जिससे 144 में भाग नहीं जाएगा। तो गुणनखंड का सीधा सा अर्थ यही है कि उस संख्या के अंदर उस
नंबर का यदि भाग चला जाता है तो वह उसका गुणनखंड है, अदरवाइज वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर फाइनली 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। कौन सी संख्या या अंक हमेशा संख्याओं और अंकों का अभाज्य गुणनखंड होती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 7। तो हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका जो हमेशा अभाज्य गुणनखंड होती है किसी भी संख्या की। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल ट्रू के तौर पे मैथमेटिक्स का ये पता होना चाहिए कि एक वह नंबर होता है, कौन सा नंबर, 1 वह नंबर होता है जो हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको यूनिवर्सल फैक्ट है, हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं इसके बेसिक में इस लेक्चर के। तो आपको यहाँ पर 1 को विशेष तौर पर याद रखना है कि यह सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। सभी संख्याओं में 1 से भाग चला जाता है। यदि आप 5 को 1 से भाग लगाएंगे तो 5 बार चला जाएगा। यदि 10 को लगाएंगे 1 से भाग तो 10 बार चला जाएगा। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, 101 को यदि 1 से भाग लगाएंगे तो 101 बार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, इसलिए यह जो है अभाज्य गुणनखंड होता है हमेशा और सभी संख्याओं का। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6, 6 और 3 के उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्तय। यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको उपयोग किया जाएगा परीक्षा के अंदर, गुणज या फिर अपवर्तय, और इंग्लिश में इसे मल्टीपल्स बोलते हैं। आप सबसे पहले इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, मल्टीपल्स, गुणज और अपवर्तय। तो ये 3 वर्डों का मीनिंग एक ही होता है, एक ही प्रकार से इसे समझा और देखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 3 और 6 के गुणज। तो हम लिखते हैं 3 के गुणज। ठीक है, 3 के गुणज क्या क्या होंगे, 3 के गुणज 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसके बाद 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलेंगे। अब 6 के गुणज लिखते हैं। तो 6 के गुणज क्या होते हैं, 6 के गुणज 6 की टेबल, 6, 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, ये 36। इस प्रकार ये 6 के गुणज हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, क्या है, तो 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ, फर्स्ट कॉमन। तो फर्स्ट कॉमन से अर्थ है कि इसमें हमें देखना है कि पहला दोनों में कॉमन क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 12। 12 आंसर क्यों हुआ, क्योंकि 6 का गुणज, पहला गुणज तो 6 ही है और 3 का पहला गुणज 3 है। तो यहाँ पर 6 भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर 6 जो है पहला है। ठीक है, तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज में लिखना है हमें 12। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हाउ मेनी कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 30। 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड नहीं बताना है उभयनिष्ठ, हमें उनकी संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो हम लिखते हैं 24 के गुणनखंड। 24 में किन किन का भाग चला जाता है, 1 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का भाग चला जाता है, 6 × 24, फिर 8 का चला जाता है, 8 × 24, इसके बाद 12 का भाग चला जाता है और इसके बाद स्वयं 24 का भाग चला जाता है। तो यह तो हुए 24 के
गुणनखंड। अब बात आती है 30 की, तो हम 30 के गुणनखंड देख लेते हैं। 30 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, उसके बाद 4 का नहीं जाता है, 5 का चला जाता है, 6 का चला जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा, 11 का भाग नहीं जाएगा। सीधे अब आ जाओ आप 15 पे, 15 का भाग चला जाएगा और 15 के बाद सीधा सा जाता है 30। तो एक नोट करने वाली बात गुणनखंड में आपने देखी होगी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 30 का कोई गुणनखंड की बात चल रही है, तो यहाँ पर 50%, 15 दूना 30, उसके बाद सीधा सा 30 आएगा। और यहाँ 24 था तो यहाँ 12, 12 के बाद सीधा सा 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ छांटना है। उभयनिष्ठ कौन कौन से है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में एक तो हमारा 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। फिर इसके बाद क्या हो गया, 3 हो गया, यह 3 है, यह 3 है। इसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 6 को भी कॉमन में लिख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो और क्या है कॉमन में आप देखेंगे इसमें, तो 8 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर है, 15 इधर है, 24 इधर, 30 इधर है, एक कहाँ क्या छूट गया है, एक हमारा एक छूट गया है। तो ये 1 2, तो यहाँ पर एक भी कॉमन था। 1 2 3 4 1 2 3 8 6 कुल मिलाकर कितने कॉमन हुए, कुल मिलाकर 4 नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि 24 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो 24 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर प्राइम फैक्टर ऑफ 240 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या है यह हमें देखना है। तो वापस इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कैसा है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बस ये मान के चलिए कि एग्जाम में यही क्वेश्चन, ये इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर अभाज्य गुणनखंड भी देखे थे, अब भी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने गुणनखंड देखे हैं। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत मोटा अंतर होता है और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वह अंतर आप समझ जाइए। अब यहाँ अगेन रिपीट करते हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। यह 240 हमने लिख लिया, 240 में आप 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि यह सम है 240 इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार और ये 0। अब आप 2 से अगेन भाग लगा सकते हैं, 6 0, फिर 2 से भाग लगाइए तो यहाँ हो गया 30, फिर 2 से भाग लगाया 15, फिर आप 3 से भाग लगाइए 5 बार, फिर 5 से भाग लगाइए 1 बार। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं 240 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार है, 4 बार 2 है, 1 बार आपका 3 है और 1 बार आपका 5 है। तो कुल मिलाकर यह आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो यह आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, यह आपका ऑप्शन सही है और यह इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। यह इसके प्राइम फैक्टर है। तो ये इसके फैक्टर भी हैं और प्राइम फैक्टर भी, लेकिन प्राइम फैक्टर और फैक्टर में इतना अंतर होता है कि जब हम फैक्टर की बात करें, जैसा कि इस लास्ट सवाल के अंदर था, जब हमने यहाँ पर फैक्टर की बात की, गुणनखंड की बात की, तो गुणनखंड के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर 8 भी इसका गुणनखंड है, लेकिन इस 8 को हम और टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 8 को तोड़ना चाहें तो 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुणित 2 लिख सकते हैं, 3 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो इनके टुकड़े और हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के मैटर में आप इनको और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए यह हमारे अभाज्य कहलाते हैं। तो बेसिकली अभाज्य शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है, अ और
प्लस भाज्य। ठीक है, आ का मतलब है यहाँ पर नहीं से होता है, नहीं है, आ से मतलब नहीं है, और भाज्य। अब इसके अंदर और टुकड़े होने की संभावना नहीं है, ये जो टुकड़ा है यह स्वयं ही अब नॉन ब्रेकेबल है, मतलब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसके अंदर किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में अब आप 5 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं दे सकते। 3 है तो 3 के अंदर 1 और 3 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा सकता है। लेकिन जो हम गुणनखंड निकालते हैं तो उन गुणनखंडों के अंदर, ये हमारे गुणनखंड थे, इसमें इनके अलावा और भी नंबरों का भाग जा सकता है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में मोटा फर्क होता है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर आपको यह बताना है कि इसमें से सत्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि सत्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से सत्य ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यह आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक संख्या इज ए फैक्टर, एक गुणनखंड, ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का गुणनखंड होती है। मतलब पहले ऑप्शन में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या, मान लीजिए 5 है तो 5 क्या 5 का गुणनखंड होता है। तो हम जानते हैं कि जिन संख्याओं से, जैसे 5 का गुणनखंड 1 भी होगा और 5 भी होगा, 5 का भाग 5 में चला जाता है, तो इसलिए यह इसका फैक्टर भी है, इसका गुणनखंड भी है और इसका भाग भी इसके अंदर चला जाएगा। तो भाग चला जाएगा, इसीलिए तो वह फैक्टर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का फैक्टर भी होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, हो सकता है ऑल आर ट्रू भी हो। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं, किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वह अनंत होते हैं। अनंत मतलब कितने भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 के यदि हम गुणज लिखना चाहें तो 5, 10, 15, 20 से लेकर आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसका लास्ट गुणज क्या होगा, तो इसलिए यह भी सही है। और तीसरा है ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए फैक्टर। एक संख्या है वह उसके फैक्टर से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो यहाँ पर अभी हम देख चुके हैं, यह ऑप्शन और यह ऑप्शन एक दूसरे का अपोजिट ऑप्शन है। अपोजिट मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए फैक्टर। क्या कोई संख्या उसके फैक्टर से पूर्णतः भाग जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः भाग जाती है, तभी तो वह उसका फैक्टर है। तो यह भी सही है, मतलब तीनों सही है। तो सही जब तीनों हैं तो इसका अर्थ है कि चौथा सही है। ऑल आर ट्रू, सभी के सभी यहाँ पर सत्य हैं। तो यह क्वेश्चन का आंसर आता है और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है इस प्रकार का, यह भी स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें थोड़ा सा आपको घुमाकर पूछ लिया गया है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। यहाँ पर हमें असत्य ऑप्शन छांटना है। कैसा ऑप्शन छांटना है? असत्य ऑप्शन छांटना है, जो कि सही नहीं है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि प्रत्येक नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब 5 का मल्टीपल स्टार्ट होता है 5 से, 5, 10, 15। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल, प्रत्येक संख्या उसका मल्टीपल होती है। तो हाँ, प्रत्येक संख्या उसका मल्टीपल भी होती है। तो क्या यह सत्य है कि असत्य है? तो यह हमारा सत्य है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हमें तो असत्य देखना है। अब दूसरा वाला है 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। क्या एक, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा जा रहा है, क्या एक सभी संख्याओं का
गुणनखंड नहीं होता है। क्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है? तो यह बात बिल्कुल गलत है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो यह हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर असत्य छांटना है, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, इस कारण से यह आंसर सही हो गया। अगर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स लिखा होता है तो यह ऑप्शन भी हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह सत्य हो जाता है और हमें गलत ऑप्शन छांटना है। तो यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है। क्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है? तो इसका आंसर होता है, इसलिए हम इसे ऑप्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट। पर हमारे 13 क्वेश्चन इससे बनते हैं। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको फैक्टर एंड मल्टीपल से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके पेपर्स रहेंगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इन 6 सालों के पेपर हम सॉल्व करेंगे। उनके अंदर जो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नए और उस पैटर्न के, वो सब भी हम सॉल्व कर लेंगे। बस अभी यहाँ पर इतना ही है, इतने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब तक का जो पढ़ाया है मैंने वो सब आपको क्लियर हो चुका होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।